तो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और जैसे कि इसका नाम से ही हम देख पा रहे हैं इस एक्ट को किस लिए लाया गया, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो शब्द को यूज़ किया गया, एक है कंज्यूमर और दूसरा है प्रोटेक्शन। तो हमको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, इसके ऊपर इस एक्ट में आपका डिस्कशन किया गया है ना। तो तीन चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एक्ट जब भी रहता है तो एक डेट ऑफ इनएक्टमेंट होता है। इनएक्टमेंट मतलब जिस दिन ये एक्ट एक्चुअल में आपका एक्ट बना था, है ना। जिस दिन आपका ये एक्ट एक्चुअल में एक्ट बना था उस दिन को हम बोलते हैं डेट ऑफ इनएक्टमेंट। एक्ट बनने से पहले जब मतलब इन प्रिलिमिनरी प्रोसेस चलता है तो ये किस रूप में रहता है, किस फॉर्म पे रहता है, एक बार कोई बताइए। एक्ट बनने से पहले जब पहली दफ़ा इस एक्ट का प्रिपरेशन चलता है तो वो किस स्टेज में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल उसको हम बोलते हैं बिल। बिल को हम लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों हाउस में प्लेस करते हैं। लोअर हाउस और अपर हाउस में जब ये बिल हमारा पास हो जाता है, पास होने के बाद ये आता है आपका प्रेसिडेंट के सामने, है ना। प्रेसिडेंट जब उसका असेंट देते हैं तो वो आपका बिल से एक्ट में आपका कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस एक्ट में कैसे क्या क्या प्रोविज़न दिया गया वो सारा हमारा टॉपिक रहेगा। और 2 दिन के भीतर हम लोग टारगेट करेंगे इस एक्ट को आपका कंप्लीट करने के लिए। आज का एक क्लास रहेगा और एक क्लास हमारा इसके भीतर रहेगा, ठीक है। तो 2 क्लास में हम लोग इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अब पूरा इस एक्ट का अगर हम समरी देखें तो इस एक्ट में टोटल 8 चैप्टर है। टोटल कितना चैप्टर है? टोटल हमारा एक बार बता दीजिए फटाफट से पब्लिक चैट में, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितना है? टोटल चैप्टर्स इसमें है 8। टोटल सेक्शन हम लोग जानते हैं जब एक्ट आता है तो एक्ट में सेक्शन होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है? 107, है ना। तो 8 चैप्टर और 107 आपका सेक्शन है। तो मैं सारा सेक्शन को आपको याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, बट जो हमारा डिफरेंट चैप्टर है वहाँ से कभी कभी आपका सवाल पूछा जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए आपका पेनल्टी के बारे में कौन सा चैप्टर या कहाँ पे बताया गया, तो ये आपसे आपका पूछा जा सकता है ना। इस प्रकार का कुछ सवाल जो है हो सकता है। तो हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं कि आपका ये 8 चैप्टर जो है वो चैप्टर हमारा क्या क्या है। तो पहला चैप्टर जो है चैप्टर 1, कोई बताइएगा इसमें क्या है, क्या बताया गया इसमें? बताइए एक बार फटाफट से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फटाफट से बताइए। है ना। देखिए चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं प्रशांत जी, आप जो है सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 जो है इसमें प्रिलिमिनरी है ना। प्रिलिमिनरी, इसके भीतर आपका शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट आ जाएगा, इसके भीतर आपका डेफिनेशन वाला पोर्शन आ जाएगा, तो सारा इसके भीतर हमारा आ जाएगा। पहला चैप्टर जो है वो हमारा क्या बताया गया, उसमें हमारा बताया गया प्रिलिमिनरी। फिर सेकेंड चैप्टर अगर आप जाइएगा, चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 में क्या बताया गया, तो यहाँ पे काउंसिल के बारे में बताया गया जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। याद रहेगा, एक काउंसिल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसको बोला जा रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है। फिर हमारा आप आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में क्या बताया गया? चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 में जब हम आएंगे, कहा गया हाँ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, है ना। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसको हम लोग कभी कभी सेंट्रल अथॉरिटी भी बोलते हैं। ये
सारा चीज़ क्या है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है आगे, इसलिए टेंशन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला चैप्टर था मेरा प्रिलिमिनरी। चैप्टर 2 जो है इसमें बताया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में। चैप्टर 3 जो है इसमें बताया गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA के बारे में। फिर हम लोग आते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 इसमें क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, हम लोग जानते हैं कितने प्रकार का कमीशन है, कोई बताइएगा टोटल कितने प्रकार का कमीशन? टोटल 3 प्रकार का कमीशन रहता है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बताया गया कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, है ना, तो इसके बारे में बताया गया। अब इसके साथ आपका और एक चैप्टर आपका दिया गया, चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमारा बताया गया मीडिएशन के बारे में। किसके बारे में? मीडिएशन के बारे में। मीडिएशन का मतलब क्या होता है? मध्यस्थता, है ना। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि घर पे, बाहर पे, डिफरेंट जगह पे झगड़ा होता है। मान लीजिए अब ऑफिस में है, 2 कॉलीग है, 2 कॉलीग के भीतर थोड़ा झगड़ा हो गया, कुछ भी काम को लेके, कुछ भी ये को लेके, और बीच में एक सीनियर ऑफिसर था, वो आके बोला कि अरे भाई बताओ तुम्हारा क्या इशू है, तुम्हारा क्या इशू है, अच्छा ठीक है चलो तुम दोनों इस प्रकार से कर लो, है ना। तो ये मीडिएशन का एक मैटर रहता है। इसके बारे में कहाँ पे बताया गया? इसके बारे में बताया गया चैप्टर 5 में। फिर हम आते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6, तो चैप्टर 6 में जो हम देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया प्रोडक्ट लायबिलिटी। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं एज ए सेलर, जब भी हम प्रोडक्ट को बेचते हैं या फिर उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जो मैन्युफैक्चर है, जो सेलर है, उनके पास भी कुछ लायबिलिटीज़ रहता है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट रिलेटेड लायबिलिटीज़ जो है वो आपका चैप्टर 6 में बताया गया। फिर आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में क्या बताया गया? तो जो प्रोडक्ट रिलेटेड लायबिलिटीज़ हमारे पास था, अगर हम उसको सही से ढंग से ना करते हैं तो क्या क्या पनिशमेंट हो सकता है ना, उसके बारे में। ऑफेंसेस और पेनल्टी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, इसके बारे में बताया गया चैप्टर 7 में। और एक चैप्टर दिया गया आखिर का, जिसको बोलते हैं हम लोग MISCELLANEOUS, है ना, मिसलेनियस। तो ये टोटल 8 चैप्टर हमारा दिया गया, याद रहेगा ना। चैप्टर 1 जो है उसमें हमारा बताया गया प्रिलिमिनरी के बारे में। फिर हमारे बाद बताया गया चैप्टर 2 में काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में। फिर हम आए चैप्टर 3 में, जहाँ पे बताया गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA के बारे में। फिर हमारा बताया गया चैप्टर 4 में CDRC, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, है ना। तो हम PCCC हम याद कर सकते हैं, PCCC MPOM, PCCC MPOM प्रिलिमिनरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। फिर आपका CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। फिर आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन CDRC। फिर हमारा 5 में आ गया मीडिएशन। फिर हमारा 6 में आ गया प्रोडक्ट लायबिलिटी, 7 में आ गया ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, और 8 में आ गया मिसलेनियस। इसके भीतर आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर आप बोलिएगा तो आपको कभी भी ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ कौन सा चैप्टर में है आपको एग्ज़ाम पे पूछा जा सकता है। फिर जैसे मीडिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी पूछा जा सकता है, बट आप खास करके बोलिएगा तो ये दोनों चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जैसे CCPA है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसके बारे में कौन सा चैप्टर में बताया गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई उसके बारे में चैप्टर 3 में बताया गया, है ना। आपका जो कमीशन है सेंट्रल जो हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, तो आपको याद रखना रहेगा, है ना, कि डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है उसके बारे में चैप्टर 4 में बताया गया, है ना। इस प्रकार से हमको इसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके भीतर कोई डाउट? यहाँ तक किसी का कोई डाउट? देवी और सजनों बताइए फटाफट से।
यहाँ तक हमारा कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हमने एक चीज़ शुरू में ही आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एक्ट कब आपका इनेक्टेड हुआ था। ये एक्ट आपका कब इनेक्टेड हुआ था, डेट ऑफ इनएक्टमेंट। देखिए इनेक्टमेंट को हम थोड़ा अलग से लिखते हैं, इनएक्टमेंट। इनेक्टमेंट इसका डेट कौन सा है, तो हम जानते हैं 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019 में इसका इनएक्टमेंट हुआ। अलग से हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि बेसिकली ऑन दिस डेट, ऑन 9 अगस्त 2025, द बिल रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो भी आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड जो बिल था, ये जो है कन्वर्टेड इनटू एक्ट। कौन सा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। तो इसके पहले तक इसको हम बिल बोलते थे। 9 अगस्त को क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट उस टाइम पे रहे होंगे, उन्होंने इस बिल को ऑथेंटिकेट किया था, असेंड दिया था, अपना साइन इसमें किया था, और ये बिल जो है आपका एक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो 9 अगस्त 2019 में ये बिल आपका इनेक्टेड हुआ। बट इसी सेम डे से ये बिल आपका लागू नहीं हुआ, ये एक्ट आपका लागू नहीं हुआ, है ना। इस लागू होने के लिए अलग अलग डेट आपका दिया गया है। जब आप गेजेट नोटिफिकेशन भी देखिएगा तो डिफरेंट डेट है, बेसिकली यहाँ पे कुछ डिफरेंट डेट आपको देखना पड़ेगा। जैसे खास करके 2 डेट हम लोग याद करते हैं यहाँ पे। एक होता है 20 जुलाई, कौन सा, 2020 का, और एक होता है 24 जुलाई 2020 का। तो इस एक्ट का सर्टेन सेक्शन जो है, आप अगर देखिएगा चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 4, चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 जो है आपका वो और बाद में आया था। कुछ पोर्शन जो है आपका इसका शुरू में आ गया, 20 जुलाई 2020 से ही आपका लागू हो गया। कुछ सेक्शन जो है आपका बाद में 24 जुलाई से लागू हुआ। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि कौन सा सेक्शन है जो आपका पहले आया, कौन सा सेक्शन जो है आपका बाद में आया, इसको लेके हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। खास करके आपका कुछ एक दो जैसा एग्जाम्पल हम लोग अगर ले, तो जैसे सेक्शन 88, 89, 92, 93, है ना, इसमें आपका कुछ आपका पेनल्टीज़ वगैरह के बारे में आपका बताया गया। सेक्शन 88, 89, 92, तो वो हम देखेंगे। तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो बोलता है कि ये सेक्शन जो है आपका 24 जुलाई से लागू हुआ, मतलब इमीडिएटली उस टाइम से नहीं लागू हुआ, बाद में से आपका लागू हुआ। इसको छोड़ के कुछ और सेक्शन है, जैसे सेक्शन 90, 91, आगे हम लोग देखेंगे जब हमारा डिस्कशन रहेगा, उसके भीतर वो सारा सेक्शन भी आपका आएगा, तो वो आपका पहले से लागू हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर दिमाग ज़्यादा अभी नहीं लगाएंगे। मोटा बात अभी हम लोग याद रखेंगे कि ये 2 अलग अलग डेट में आपका लागू हुआ, 20 जुलाई 2020 और 24 जुलाई 2020। जहाँ पे हमको थोड़ा सा टाइम देना था तो हमने टाइम दिया कि भाई चलो थोड़ी देर बाद में करते हैं, तो उसको 24 जुलाई में किया, और जहाँ पे इंस्टेंट करना पॉसिबल था उसको आपका 20 जुलाई से ही आपका जो कमिंग टू फोर्स होता है वो मैटर आपका हुआ था। फिर एक सवाल यहाँ पे आपका आता है, वेदर दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ, इन कनेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर और नॉट। जम्मू कश्मीर के बारे में ये एक्ट आपका, जम्मू कश्मीर जो होता है इसमें आपका ये एक्ट जो है आपका लागू है कि नहीं। तो जम्मू कश्मीर के केस में ये एक्ट कब से लागू हुआ, फटाफट से बता दीजिए। येस तो है, द डेट फ्रॉम विच दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल और इन जम्मू एंड कश्मीर 31/10/2019, है ना। तो ये डेट हम लोग याद रखेंगे, 31/10/2019 के बाद से ये एक्ट जो है आपका जम्मू कश्मीर के ऊपर भी आपका लागू है, इसके ऊपर भी आपका प्रभावी है, क्योंकि इसमें आके सारा जो हमारा एक्ट है इसी डेट से आपका जम्मू कश्मीर के ऊपर भी इफेक्टिव होना शुरू हो गया, है ना। तो इस एक्ट को लेके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला सेक्शन जब हम इसका देखते हैं तो सेक्शन 1 में यही सारा बातें आपका बताया गया कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है ना, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, इसका नाम क्या है, कमेंसमेंट क्या है, डेट ऑफ एप्लीकेशन किसके ऊपर लागू होगा। तो आप देखिएगा सेक्शन 1 में ये डिफरेंट बातें जो है यहाँ पे बताया गया, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन।
है ना। तो यहाँ पे इसका नाम बताया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक्सटेंट के भीतर बताया गया ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो बोला भाई ये थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर था। बट जम्मू कश्मीर में आपका ये एक्ट जब आया था तो 2019 में ही आया था, 8 अगस्त को, 9 अगस्त को। बट उस टाइम पे हमको नहीं लगाया गया कि भाई चलो जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लागू होगा। बट 31/10/2019 वनवर्ड बोला कि नहीं, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर भी आपका लागू होगा। फिर आपको बताया गया यहाँ पे इसका कमेंसमेंट, मतलब कब से ये डिफरेंट, इस एक्ट का जो डिफरेंट सेक्शन है, दिस डिफरेंट सेक्शंस विल कमिंग टू फोर्स। तो यहाँ पे बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट विच में वेरी फॉर डिफरेंट डेट्स, ये जो हमारा इन्फोर्समेंट होगा दैट डेट विल बी नोटिफाइड, द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट विल बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको नोटिफाई करेगा। और दीज में वेरी फॉर डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना कि जैसे मान लीजिए सेक्शन 88, सेक्शन 89, 92, 93, ये आपका कब से लागू हुआ, कोई बताइएगा। लागू नहीं हुआ हरिंद्र जी, बस उसको जब एक्ट आया था उस टाइम पे बोला गया था इसके ऊपर भी लागू होगा, नहीं होगा। पहले जब आया था 2019 के 9 अगस्त में, तो बोला गया था जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होगा फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। बट 31/10 को जब ये इंडिया के भीतर कम्प्लीटली इसको सारा एक्ट को लागू करने लग गए, हम लोग सारा रूल्स को एप्लीकेबल करने लग गए, तो उस डेट ऑनवर्ड बोला गया कि भाई ये जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लागू रहेगा, है ना। तो इसका जैसे हमने पहली बार देखे थे कि आपका कुछ सेक्शन, जैसे हमने बात किया यहाँ पे 88, 89, 92, 93, है ना, ये आपका रिलेटेड है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ का। ये जो सेक्शन हमने बोला ना कि आपका 88, 89, 92, 93, ये सेक्शन आपका रिलेटेड है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ का। और ये सेक्शन जो है आपका लागू किया गया 24 जुलाई से। कुछ सेक्शन आपका है 1991, ये भी आपका ऑफेंसेस पेनल्टीज चैप्टर के भीतर जाइएगा तो उसके भीतर ही मिलेगा, बट इसको पहले से लागू कर दिया गया था। हम लोग आगे जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या बातें जो है बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस जो है कि हम जो सेलर है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो 90 और 91 में बताया गया। और उसके लिए क्या क्या, मतलब अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो क्या क्या पेनल्टी होगा, वो आपका बताया गया 88, 89, 92, 93 में। जिस कारण से उसके ऊपर ये हमारा बाद में एप्लीकेबल हुआ, और जो हमारा 1991 है उसके ऊपर पहले से ही एप्लीकेबल हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो एक आपका समरी बनाया हुआ है कि कौन सा सेक्शन के ऊपर ये आपका एप्लीकेबल है ना, 20 जुलाई से, और कौन सा सेक्शन के ऊपर ये एप्लीकेबल है आपका 24 जुलाई से, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम लोग पहले पूरा देख लेंगे, उसके बाद यहाँ से अगर एक आध सवाल आने लायक होगा तो उसको हम लोग देखेंगे। बट पहले हम लोग पूरा बाकी जो है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो सेक्शन 1 हमने देखा था, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन, है ना, डिफरेंट चीज़ देखे थे। इसके बाद सेक्शन 2 जो है ये बताता है इसका डेफिनेशन, और यहाँ पे बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया। जैसे कंप्लेंट क्या होता है, कंप्लेनेंट कौन होता है, मतलब कौन कंप्लेन कर सकता है, कंप्लेन क्या है, कंज्यूमर कौन होगा, है ना, आपका डिफरेंट कंज्यूमर का राइट क्या होगा, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है, इंडोर्समेंट क्या है ना, ये आपका गुड्स क्या है, आपका पर्सन, प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का सेलर, है ना, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, ये डिफरेंट डेफिनेशन जो है आपका यहाँ पे दिया गया। और कुछ डेफिनेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और एग्जाम पे आपका जहाँ से 1-2 सवाल पूछा भी जा सकता है ना। तो हम लोग पहले आ जाते हैं कंप्लेंट्स के बारे में कि भाई कंप्लेंट क्या है। मतलब देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। कंज्यूमर को जब सेटिस्फैक्टरी सर्विस नहीं मिलेगा तो वो आपका कंप्लेंट करेगा। अब यहाँ पे पहली डेफिनेशन जो दिया गया हम लोग जिसके बारे में देखेंगे वो है कंप्लेनेंट। कंप्लेन रहेगा तभी जाके उसका रिड्रेसल का बात आएगा। तो यहाँ पे पहला डेफिनेशन दिया गया कि कंप्लेनेंट कौन हो सकता है, कौन कौन हमारा कंप्लेन कर सकता है। तो बोला कि भाई जो भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन होता है, जो आइटम को कंज्यूम करता है, यूज़ करता है ना, कैसे भी हो, तो वो हमारा कंप्लेनेंट हो सकता है।
हमेशा ऐसा नहीं है कि परचेजर इज आपका कंज्यूमर, खाली परचेजर है वही आपका कंज्यूमर होगा। जो उसको यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। फिर क्या बोला गया, बोला कि एनी वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो डिफरेंट जो कंज्यूमर एसोसिएशन है जो रजिस्टर्ड है वो भी आपका कंप्लेंट कर सकता है। फिर बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहता है वो भी आपका कंप्लेंट कर सकता है। फिर सेंट्रल अथॉरिटी, कौन सा चैप्टर में हमने सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में बताया गया था, कौन सा चैप्टर में, है ना, कौन सा चैप्टर में हम लोग देखे थे बताइए। देखिए यहाँ पे हमने देखा था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में, सीसीपीए के बारे में कहाँ पे बताया गया, चैप्टर 3 में बताया गया, है ना। तो ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये सेंट्रल अथॉरिटी भी मेरा कंप्लेनेंट हो सकता है। फिर क्या बोला, बोला कि ऑन और मोर कंज्यूमर्स, एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर एक बार में आपका कंप्लेन कर सकता है। कहाँ पे कर सकता है, मान लीजिए कोई एक ऐसा सामान है जो यूज़ करने से आपका बहुत लोगों को समस्या हो गया, दिक्कत हो गया, है ना। तो वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट, जहाँ पे सारा कंज्यूमर को सेम ही इंटरेस्ट था, है ना, सेम ही इंटरेस्ट था। जैसे मान लीजिए जैसे एक एयर टिकट आपने बुक किया, एयर टिकट बुक करने के बाद सपोज मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरा ही मामा के साथ एक बार हुआ था, वो घूमने के लिए गए थे कश्मीर में, और कश्मीर से जब लौटने वाले थे तो वहाँ पे क्या हुआ, उनका टिकट कैंसिल हो गया, और जो एयरलाइन वाला है उन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं किया, उनको एकदम दूर दूर करके भगाया। अब मान लीजिए उस एयरपोर्ट में, उस फ्लाइट में आपका 100 का आपका पैसेंजर था, तो ये 100 पैसेंजर जो है इनका इंटरेस्ट तो सेम है कि भाई आपने हमारा टिकट को कैंसिल करवा दिया, फ्लाइट को ये नहीं किया, और बात वो नहीं है, दूसरा कोई अरेंजमेंट भी आपने नहीं किया, तो यहाँ पे सेम इंटरेस्ट पॉइंट आपका हो सकता है ना। तो डिफरेंट कंज्यूमर का अगर सेम इंटरेस्ट पॉइंट रहता है तो वहाँ पर वो एक साथ कंप्लेनेंट भी हो सकता है। फिर क्या हुआ, इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, जिसने उस आइटम को कंज्यूम किया, अगर उसका डेथ हो जाता है, उनका जो लीगल हेयर है वो आपका कर सकते हैं, उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है तो वो भी आपका कंप्लेनेंट बन सकता है। तो सेक्शन 2 में हम डिस्कस कर रहे थे, इसका सबसेक्शन, इसका क्लॉज 5 में आपका कंप्लेनेंट के बारे में आपका बताया गया था, और कौन कौन आपका कंप्लेनेंट हो सकता है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। फिर कौन कर सकता है, मान लीजिए कंज्यूमर जो है माइनर है, जैसे मैं बच्चे के लिए कोई एक प्रोडक्ट खरीदा और सपोज वो प्रोडक्ट मेरा ख़राब निकला, तो बच्चा तो मेरा कंप्लेन करेगा नहीं, कंप्लेन हम करेंगे कि भाई ख़राब प्रोडक्ट क्यों दे दिए। तो उनका जो पेरेंट्स है, उनका जो लीगल गार्जियन है, ये आपका कंप्लेनेंट बन सकता है। तो कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकता है वो हमारा एक सवाल यहाँ से आ सकता है, बहुत आसान है, बट यहाँ पे आपको याद रखना रहेगा, जैसे कंज्यूमर एसोसिएशन ये भी कंप्लेन कर सकता है, ये हमको याद रखना रहेगा, है ना। बच्चे के केस में, माइनर के केस में कौन आपका कंप्लेनेंट होगा, सेंट्रल अथॉरिटी कंप्लेन कर सकता है कि नहीं, एक साथ में बहुत लोग मिलके कंप्लेन कर सकता है कि नहीं, कंज्यूम कर डेथ हो जाएगा तो कौन कंप्लेन करेगा। तो यहाँ से एक एमसीक्यू आसानी से आपसे पूछा जा सकता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बट आपका क्वेश्चन आपका यहाँ से बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या बताया गया, बोला कि जब कंप्लेंट किया जाता है, यहाँ पे डिफाइन किया गया कंप्लेंट को, द टर्म कंप्लेंट। तो कंप्लेनेंट हमने देख लिया, अब कंप्लेंट क्या होता है उसको बोला गया, बोला कि कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय द कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। तो कंप्लेंट जो होगा दैट शैल बी इन ऑर्डिनरी बी इन राइटिंग, है ना, जो भी एलिगेशन है उसको राइटिंग में दिया जाएगा, और इसमें इस एक्ट के तहत क्या क्या रिलीफ मिल सकता है उसको आपका यहाँ पे कंप्लेंट में आ रहा है। तो बोला गया इसके भीतर क्या क्या हो सकता है, कंप्लेंट के भीतर, एलिगेशन के भीतर, बोला गया अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज बीन एडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। कोई भी ऐसा ट्रेडर है, कोई भी ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जिन्होंने कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या फिर कुछ अनफेयर
आपका ट्रेड प्रैक्टिस वो चला रहा है, वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस चला रहा है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को आपको आगे आपका डिटेल्स में आपका डिस्कस किया गया है कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या है ना। जब हम लोग रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस देखेंगे तो देखिए वहाँ पे बताया गया कि इसको बेसिकली क्या होता है, मैनिपुलेट किया जाता है ना। जैसे हम प्राइस को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, किससे हम परचेस करेंगे वो हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार का डिफरेंट प्रैक्टिस जो होता है जहाँ पे हम बेसिकली कस्टमर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोला कि भाई नहीं, हमारा जैसे हम एक बात बताते हैं, मेरा एक जब हम स्कूल में थे तो वहाँ पे हमारा एक टीचर थे, उनका वो फिजिक्स पढ़ाते थे। अब उनका क्या था कि हमारे पास अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो मेरा बीबी के पास आपको बंगला पढ़ना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मैं फिजिक्स अच्छा पढ़ाता हूँ, अब मेरा बीबी अच्छा पढ़ाए कि ना पढ़ाए घंटा फर्क पड़ता है। मैंने बोल दिया अगर तुमको हमारे पास आना है ना तो तुमको उन्हीं के पास बंगाली पढ़ने के लिए जाना है, क्या हिंदी पढ़ने के लिए जाना है। तो मैंने क्या कर दिया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर हमसे तुमको ये लेना है तो वो वाला भी चीज़ हम ही से खरीदना है। ये एक प्रकार का रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है ना। तो डिफरेंट प्रकार का जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, उसके बारे में आपका यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अगेंस्ट में हम कंप्लेन कर सकते हैं। फिर गुड्स बॉट बाई हिम और एग्रीड टू बी बॉट बाई हिम सफ़र फ्रॉम ऑन और मोर डिफेक्ट। हमने कोई सामान परचेस करने के लिए सोचा, जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए एक वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन आने से पहले हम देखें या फिर आने के बाद हम देखें कि भाई उसका कोई आइटम जो है डिफेक्टिव है ना, तो हम कंप्लेन बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। जैसे आपका मान लीजिए आपने जूता खरीदा और आने के बाद देखे एक जूता 6 नंबर का है और एक जूता आपका 9 नंबर का है, तो हम कंप्लेन करेंगे। द सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड और एग्रीड टू बी हायर्ड और अवेल्ड बाई हिम सफ़र फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी। हमको कोई सर्विस देने के लिए प्रॉमिस किया गया था और बाद में हमने देखा कि भैया जो प्रॉमिस है उसमें कोई डेफिशिएंसी है। जैसे आप बोले हो कि अब 10 दिन तक, मान लीजिए हम टूर में आपके साथ गए, आप बोले वहाँ पे खाना जो है बिल्कुल फ्री है, आप जाइएगा चिकन मटन मछली सब कुछ खाइएगा, चलो सब कुछ फ्री है। नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाए और उसमें बोले कि पानी जो है 1 लीटर 300 रुपये का मिलेगा, है ना। तो आपने क्या किया, सर्विस दे रहे थे हमको कुछ और बीच में कोई दूसरा गड़बड़ वाला चीज़ उसमें जोड़ दिए। तो इस प्रकार से अगर सर्विस में कोई डेफिशिएंसी आता है तो बिल्कुल हम उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, है ना। फिर क्या बोला गया, बोला कि ट्रेडर और ए सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी हैज़ चार्ज्ड फॉर गुड्स और फॉर सर्विसेज मेंशन्ड इन द कंप्लेन ए प्राइस इन एक्सेस प्राइस। जैसे बहुत जगह पे आप देखिएगा एक्सेस प्राइस पे सामान मिलता है ना। जैसे हम तो कुछ कुछ जगह पे इसको बोलते हैं कि कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे MRP का मतलब होता है मिनिमम रिटेल प्राइस। मतलब आप किसी भी दुकान पे जाइए, आपको उससे कम में नहीं मिलेगा, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, वो मिनिमम रिटेल प्राइस है। अगर आइटम आप मान लीजिए आपको थम्स अप खरीदना है, क्या स्पेलिंग होता है, थम्स THUMBS, थम्स अप ना, मान लीजिए आपको थम्स अप खरीदना है, सपोज उसका कॉस्ट लिखा हुआ है 45 रुपीज़, तो उसके ऊपर 5 रुपये लगा दिया एक्स्ट्रा, क्यों, उसको ठंडा करने के लिए। ऐसा बहुत सारा केसेस है, अगर कोई मेरे साथ फेस किए होंगे तो वो आप रिलेट कर पाइएगा। तो ये क्या है, हमने एक्सेस प्राइस पे आपका ले रहे हैं। मान लीजिए आप चले गए किसी बड़े वाला मूवी देखने के लिए आइनॉक्स वगैरह में, अभी तो नहीं होता है, बट आपने पानी बोतल एक लिया, सपोज अभी नहीं होगा आपको, बट कभी एक ज़माने पे हो सकता है कि होता होगा। सपोज आप कोई मूवी हॉल में चले गए, वहाँ पे गए और देखिए कि आइटम के ऊपर लिखा हुआ है 20 रुपये और मिल जाए आपको 40 रुपये में, तो ऐसा जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। कौन सा केसेस में, तो बोला गया एक्स्ट्रा चार्जेस fixed by or under law by any time being in force, displayed on the goods and package, displayed on the price list, agreed between the parties, है ना। मान लीजिए जो सामान हम ले रहे हैं उस सामान के ऊपर ही लिखा हुआ है कि भाई इतना रुपया ले रहा है ज़्यादा। फिर मान लीजिए जो प्राइस लिस्ट है, हम होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, खाना का वहाँ पे मिले, आप मान लीजिए चिकन बटर मसाला ऑर्डर कर रहे थे, लिखा हुआ था 375 रुपये, ले रहा है 475 रुपये, तो भैया गड़बड़ हो रहा है
है ना। तो ये अगर कोई दो पार्टीज के भीतर एग्रीमेंट हुआ है और बाद में कोई एक पार्टी एक्स्ट्रा डिमांड करता है, तो ऐसा सारा जगह पे भी हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट थोड़ा मोड़ा चीज़ है, हम लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या है, बोला कि द गुड्स विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल इन पब्लिक। ऐसा सामान है जिसको यूज़ करना जो है आपका सेफ नहीं है, खतरे के खिलाफ खाली नहीं है, बट वो हम बेच रहे हैं, तो ऐसा जगह पे भी कंप्लेन हो सकता है। तो यहाँ पे भी दो चीज़ आपका हो सकता है। एक हो गया कंट्रावेंशन ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ सच गुड एज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विथ और अंडर एनी लॉ। तो एक हो गया जो स्टैंडर्ड है सेफ्टी का, है ना, वो आपका मान लीजिए आपका मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो एक वो चीज़ है। दूसरा और क्या चीज़ है, वह ट्रेडर्स नोट दैट द गुड्स ऑफर्ड आर अनसेफ फॉर पब्लिक। ट्रेडर्स को पहले से ही मालूम है कि ये सामान जो है आपका अनसेफ है। पहला केस क्या था, सामान जो है वो है अनसेफ नहीं है, वो चलो ठीक है, बट उसका जो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। कंट्रावेंशन ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ सच गुड्स, है ना, कि मान लीजिए हमको इतना होना चाहिए था, अगर होता चलेगा। जैसे मान लीजिए बीच में हम लोग देखे थे कुछ खाने पीने का नूडल्स टाइप का आइटम था, जहाँ पे बोला गया ये पर चीज़ जो है इतना तक रहता है तो ठीक है, बट इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका हानिकारक है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, कंट्रावेंशन ऑफ स्टैंडर्ड। वहाँ पे मान लीजिए 5 mg का बोला गया कि 5 mg तक रहेगा तो ठीक है, वो 50 mg डाल दिया, तो ये आपका स्टैंडर्ड जो है उसके खिलाफ है, तो ये हमारा कंप्लेंट का जगह है। या फिर अगर ऐसा हुआ कि गुड्स जो दिया गया वही आपका अनसेफ है, तो भाई ये भी आपका कंप्लेंट का जगह हो सकता है। द सर्विसेज विच आर हैजर्डस और लाइक टू बी हैजर्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक व्हेन यूज्ड are being offered by a person who provides any service or who knows that it is injurious for life and safety। जो बंदा जो है हमको दे रहा है ऐसा कोई सामान जो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, वो बंदा इसको जानता है फिर भी प्रोवाइड करता है, उसके खिलाफ हमारा कंप्लेन हो सकता है। A complaint for product liability action lies against the product manufacturer, product seller, product service provider as the case may be। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन है, हम किसके किसके पास करेंगे, तो बोला कि जो उसका मैन्युफैक्चरर है उनके पास कंप्लेन किया जा सकता है, जो उनका सेलर है उसके पास कंप्लेन किया जा सकता है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास भी। ऐसा नहीं है कि भाई हम मैन्युफैक्चरर है, हम बोलेंगे नहीं हमसे मत पूछो, तुम खरीदे किससे थे उनसे पूछो, नहीं, हम जो मैन्युफैक्चरर है उनके पास भी पूछ सकते हैं, हम जो सेलर है उनसे भी पूछ सकते हैं, और अगर किसी ने खाली सर्विस प्रोवाइड किया हम उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई तुम बताओ, तुम्हारा जवाब दी ही है ना। तो ये हमारा कंप्लेंट्स रिलेटेड मैटर में यहाँ पे हमारा बताया गया। आगे आते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। एक बार फटाफट से पब्लिक चैट में हाँ नाम है तो जवाब दे दीजिए। कितने लोगों को नींद आ चुका है, कितने लोगों को नींद आ चुका है। जैसे अभी हमारा प्रोडक्ट चल रहा है, इसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो। नींद नहीं आया है ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्या बताया गया, आगे यहाँ पे बताया गया आपका कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर के बारे में आपका बताया गया है ना। ये कंज्यूमर कौन होता है, तो बोला कि कंज्यूमर इज ए पर्सन, कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाइज गुड, जो आपका गुड्स बाई करता है वो आपका हो सकता है, फॉर पेड और प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन, है ना, एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स विथ द बायर्स परमिशन। कंज्यूमर के भीतर आपका कौन कौन होगा, तो पहला बात बोला गया जिसने उस सामान को खरीदा था, जिसने उस सामान को खरीदा था उसके लिए पे किया था, वो हमारा हो सकता है। फिर कोई बंदा है जो उसको यूज़ कर रहा है, जैसे मैंने मान लीजिए एक टाइटन का घड़ी खरीदा, किसके लिए, मेरे वाइफ के लिए, है ना। टाइटन रागा का बहुत सारा घड़ी बड़ी आता है जो खूबसूरत होता है, आपको पसंद आया, आपने बीबी के लिए अपना एक खरीद लिया, और जिस दिन खरीद लिया उसके अगले दिन वो ख़राब हो गया, है ना। अब क्या हो, देखिए ये घड़ी परचेस किसने किया, आपने बाय परचेस किया, इसको कंज्यूमर कौन है, आपका वाइफ है ना। तो बोला कि इंक्लूड्स एनी यूजर
includes any user of such goods with the buyer's permission but excludes those who buy for resale or commercial purpose। अब कोई बंदा अगर उसको दोबारा बेचने के लिए खरीदता है या फिर उसको कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदता है तो वो मेरा कंज्यूमर के भीतर नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कंज्यूमर के भीतर कौन आता है, जिसने उस सामान को परचेज किया। अब परचेज का मतलब क्या होता है, कभी हम लोग बोलते हैं कि भाई कैश ऑन डिलीवरी देंगे, या फिर मान लीजिए पेमेंट जो है आपका बाद में किया जाएगा, है ना। तो अगर वो पेमेंट आपका डिफर्ड हो, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी पे हो, चाहे वो हम बोले कि नहीं भाई बाद में दिया जाएगा, प्रॉमिस किया गया कि चलो इतने दिन तक हम इसको क्लियर कर देंगे, डजेंट मैटर, चल रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं दिए तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते। चाहे पेमेंट हमारा इंस्टेंट हो, चाहे पेमेंट हमारा डिफर्ड हो, हमने गुड्स को परचेज किया, मैं कंज्यूमर हूँ, हो सकता हूँ। फिर मेरा अनुमति के अनुसार विथ माई परमिशन, विथ माई डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, अगर कोई दूसरा उसको आपका यूज़ कर रहा है तो वो भी आपका कंज्यूमर हो सकता है। बट यहाँ से आपका सवाल पूछता है कि अगर कोई बंदा रीसेल के लिए कोई सामान परचेस करता है, कमर्शियल पर्पस से कोई परचेस कर सकता है, क्या वो कंज्यूमर के रूप में ट्रीट होता है? तो आंसर इज नो, वो आपका कंज्यूमर के रूप में ट्रीट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, ए कंज्यूमर इज ए पर्सन हु हायर्स और अवेल्स सर्विसेज फॉर पेड और प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज विथ हायर्स परमिशन। तो देखिए पहले चीज़ जब हम देखें, यहाँ पे हम डिस्कस के गुड्स के बारे में, सेकेंड चीज़ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्विसेज के बारे में, है ना। तो चाहे हमारा गुड्स लिया गया, हम यूज़ कर रहे हैं, मेरा कोई परमिशन से कोई और यूज़ कर रहा है, चाहे कोई हम सर्विस लिए हैं हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर मेरा प्रॉमिस के अंदर पे मेरे जो हमारा बेनिफिशियरी कोई दूसरा है हायर्स का परमिशन के साथ, तो वो अगर कोई कर रहा है वो भी हमारा कंज्यूमर के भीतर आएगा। बट अगर ऐसा कोई है जो इस सर्विस को लिया है किस लिए, फॉर कॉमर्शियल पर्पज, ही और शी विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए कंज्यूमर, है ना। तो आपको ये बात याद रखना है कंज्यूमर के केस में कि जब कंज्यूमर हमारा कोई है, कोई सामान हम परचेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो सामान मेरा फुल्ली पेड होगा। वो सामान जो है मेरा फुल्ली पेड हो सकता है, मेरा प्रॉमिस्ड टू बी पेड हो सकता है ना, कि चलो भाई हम दे देंगे, ठीक है, अभी दिए नहीं है बट दे देंगे, और हमारा पार्शियली पेड भी हो सकता है, पार्शियली पेड भी हो सकता है। तो फुल्ली पेड, प्रॉमिस टू बी पेड और पार्शियली पेड, ये सारा चीज़ है ना, हम उसको परचेज किए हो सकते हैं, हम उसको हायर किए हो सकते हैं, है ना, हम उसको उस सर्विस को अवेल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो जो हमारा हम यहाँ पे कंज्यूमर रहेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दिया गया, किस लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया, तो बोला कि कॉमर्शियल पर्पस, बोला कि कॉमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड्स गुड्स और सर्विस यूज्ड बाय ए पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। बोला कि कॉमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अनुसार अगर कोई बंदा अगर कोई ऐसा है कि मान लीजिए बहुत सारा चीज़ परचेज कर लिया है बट वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसको आपका इस कॉमर्शियल पर्पस के भीतर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। द एक्सप्रेशन कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड यूज बाई ए पर्सन ऑफ गुड्स bought and used by him exclusive for the purpose of earning his livelihood by means of self employment। तो ये आपका कॉमर्शियल पर्पस के भीतर इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे बताया गया। इसके भीतर क्या इंक्लूड होगा, तो बोला कि इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन्स डन ऑनलाइन ऑफलाइन वाया टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सारा चीज़ आपका इसके भीतर आ सकता है। द एक्सप्रेशन बाइज एंड गुड्स, चलिए ये हमारा
उस ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपका बताया गया। बहुत ज़्यादा इसके भीतर ये नहीं है, एक बार हम इसको और एक बार देख लेंगे। चलिए इसको एक बार हम यहाँ पे पूरा आपका क्लियर, आप क्लैरिटी से यहाँ पे नोट नहीं किया गया, तो हम लोग एक बार इसको क्लैरिटी के साथ देख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, बट इसको एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपका दिया गया। आगे आते हैं हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे बताया गया, यहाँ से सवाल पूछता है डायरेक्ट कंज्यूमर राइट के बारे में। सवाल पूछता है किसके बारे में? कंज्यूमर राइट के बारे में। और यहाँ पे क्या बोला गया? कंज्यूमर राइट कितना है, ये सवाल एग्जाम पे बार बार पूछा जाता है। एक बार बता दीजिए फटाफट से, टोटल कितना कंज्यूमर राइट है? तो ये हमको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर राइट इज 6। टोटल 6 कंज्यूमर राइट हमारा है। और आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये 6 दे दिया, इसके भीतर कोई 2-3 दे दिया और बोला कि भाई कौन सा वाला कंज्यूमर राइट के भीतर है, कौन सा वाला कंज्यूमर राइट के भीतर नहीं है। तो पहला राइट जो यहाँ पे दिया गया, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड। पहला राइट क्या दिया? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसा सामान, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सर्विसेज जो हमारे जान माल के प्रति हानिकारक हो सकता है, ऐसा सामान के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट होना मेरा अधिकार है। मतलब ऐसा सामान कोई नहीं बेचेगा। यहाँ पे ऐसा सामान कोई बेच रहा है, कोई मान लीजिए दूध बेच रहा है और दूध के बदले में पूरा एकदम घटिया सा सामान दे रहा है जो मेरे लिए जान के लिए हानिकारक है, और वो बोल रहा है कि भाई तुमको पीने के पहले समझ लेना चाहिए था कि वो ठीक है कि नहीं है, तुम देख लेते, तो नहीं चलेगा। वो सामान हैजर्डस है, हमारे लिए हानिकारक है, तो आपको ऐसा सामान बेचना ही नहीं है। ये मेरा प्रोटेक्शन जो है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, ये मेरा कंज्यूमर का राइट है। अगला राइट क्या बोला गया? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, पहला याद रखिएगा, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, फिर हो गया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। किसके बारे में बोला गया? क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड, प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो उस प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, उसमें क्वांटिटी कितना है। देखिए कोई भी सामान हम खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा जाता है 1 किलो का है, 1.2 किलो का है। अब मान लीजिए कोई एक सामान आप खरीद रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 1.2 किलो का है, जब आपने उसको नापा, आपने उसका वजन किया, वो 1 किलो निकल गया, तो भाई हम कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। आपका जो हमारा ये हमारा अधिकार है कि आपको वहाँ पे सही वजन लिखना था, आप नहीं लिखे, ये गलत किए हैं, है ना, तो मैं उनके खिलाफ आपका कंप्लेंट कर सकता हूँ, है ना। तो उसका क्वालिटी कैसा है, उसका क्वांटिटी क्या है, उसका क्या पोटेंशियल है, क्या पोटेंसी है, उसका प्योरिटी कितना है, कितना इम्प्योरिटीज उसमें है, उसका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, तो ये सारा चीज़ जो है हमको यहाँ से मिल जाता है। फिर क्या बोला गया? The right to be assured wherever possible access to variety of goods, products और services at competitive price, है ना। तो हमको जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमको अधिकार है, हमको टीवी खरीदना है तो हम दुकान पे गएंगे, हम देख सकते हैं कि भाई अलग अलग कौन सा टीवी है। कस्टम वहाँ पे जो सेलर है उनको नहीं बोल सकते तुमको यही टीवी लेना है, दूसरा टीवी हम नहीं देंगे, तुमको दूसरा चीज़ नहीं दिखाएंगे ना, आपको दिखाना है, ये हमारा अधिकार है। हम साड़ी खरीदने के लिए गए और दुकानदार बोला ये पहला साड़ी तुमको दिए, कलर पसंद करना है तो कर लो, नहीं तो यहाँ से निकल लो, है ना। पर वो नहीं है, आपको वैरायटी दिखाना है, आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, उसका वैरायटी आपको दिखाना है, ये मेरा अधिकार है ना। तो राइट टू बी एश्योर्ड। फिर क्या बोला गया? बोला गया राइट टू बी हर्ड, right to be heard and to be assured that consumers interest will be received due consideration at appropriate forum, है ना। right to be heard मतलब पहले क्या होता था, पहले हमारा बात कोई नहीं सुनता था, जो हमारा कंज्यूमर है उनका बात सुनने के लिए कोई नहीं था, बट अभी हमारा बात सुनने के लिए हम देखें कि 3 कमीशन हमारा बैठा हुआ है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वो हमारा बैठा हुआ है स्टेट लेवल पे, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारा नेशनल लेवल पे। कहाँ पे बताया गया है आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में? कोई बताइएगा फटाफट से, कौन सा चैप्टर में बताया गया था? चैप्टर 4 में इसके बारे में हमारा बताया गया था, है ना। तो वहाँ पे हम अपना बात रख सकते हैं,
और भी हमारा बहुत सारा अरेंजमेंट रखा गया, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो राइट टू बी हर्ड, यहाँ पे कंज्यूमर का बात सुनने वाला है और कंज्यूमर को बात सुनना, उनके बात को सुना जाएगा, ये उनका अधिकार है। ऐसे आप नहीं बोल सकते हाँ तुमने खरीद लिया चले गए तो हम क्या करेंगे, तो वो नहीं है, हमारा बात सुनने वाला है। फिर राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनस्क्रूपुलस एक्सप्लॉयशन ऑफ कंज्यूमर्स, है ना। तो आपका जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रहा है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस चल रहा है और कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयशन हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है, उसके खिलाफ रिड्रेसल मांगना भी हमारा अधिकार है। और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस जो है हमारा, जो सचेतनता होता है ना हमको, तो ये भी हमारा अधिकार के भीतर दिया गया। तो आपको यहाँ से ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या बताया गया था यहाँ पे कंज्यूमर राइट के भीतर, है ना। तो हम लोग पहला चीज़ क्या याद रखेंगे, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। फिर क्या याद रखेंगे, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, फिर राइट टू बी एश्योर्ड, है ना, फिर राइट टू बी हर्ड, फिर राइट टू सीक रिड्रेसल, फिर कंज्यूमर अवेयरनेस, है ना। ये 6 राइट आपको दिया गया, आप ये 6 शब्द को यूज रखिए, याद रखिए। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी एश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू अवेयरनेस, है ना, कंज्यूमर अवेयरनेस। ये 6 चीज़ जो है ये मेरा अधिकार है, कंज्यूमर का अधिकार है और ये इंश्योर करना उनका काम है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े हम लोग। देवी और सजनों एक बार बताइए, चलिए सुबह का टाइम पे थोड़ा आप लोग बिजी रहते हैं हम जानते हैं, और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फिर आपका यहाँ पे बताया गया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो बोला कि डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ गुड और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सेलर्स अदर देन थ्रू परमानेंट रिटेल लोकेशन। जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क है मेरा सेलर्स का और उस नेटवर्क के माध्यम से हम सामान बेचते हैं, तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। ये सवाल एग्जाम पे बार बार पूछता है। हमारे पास कोई रिटेल लोकेशन नहीं है ना, हमारे पास कोई रिटेल लोकेशन नहीं है कि भाई हम यहाँ पे रहेंगे, कस्टमर आएगा, वहाँ पे सामान देखेगा, लेके जाएगा, नहीं, हमारे पास ऐसा लोकेशन नहीं है। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास मैन फोर्स है बहुत सारा, है ना, बहुत लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो उस नेटवर्क के माध्यम से हम अगर डायरेक्ट सेल करते हैं तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड। याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग के भीतर मार्केटिंग भी इंक्लूडेड है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। बट कैसे हो रहा है, कोई रिटेल लोकेशन से नहीं, थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सेलर। तो आपको यहाँ से जो याद रखना है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सेलर, है ना, जो डिफरेंट सेलर्स है उसके नेटवर्क के माध्यम से हम इसको बेचते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है द टर्म ई कॉमर्स को, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ई कॉमर्स का मतलब क्या बोला जा रहा है, बोला कि ई कॉमर्स मीन्स बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। हम सामान बेचेंगे, हम गुड्स बेच सकते हैं, हम सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है वो आपका मैनुअल फिजिकल भी हो सकता है, वो डिजिटल भी हो सकता है, और उसको हम बेच कहाँ रहे हैं, तो उसको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के बेच रहे हैं। तो दिस विल कम अंडर ई कॉमर्स, है ना। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स को आपका बताया गया है। आगे यहाँ पे बताया गया एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, आगे बढ़ा जाए ना। चलिए, लास्ट ईयर पूछा गया था, है ना, सवाल यही होता है, सवाल इसी के भीतर से रहेगा प्रशांत जी, बाहर से कहाँ से पूछेगा, सारा चीज़ जो है इसी के अंदर में है, यहाँ से ही पूछेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया एंडोर्समेंट का मतलब क्या है। एंडोर्समेंट इन रिलेशन टू एन एडवर्टाइजमेंट मीन्स
एनी मैसेज, वर्बल स्टेटमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का मैसेज होगा, किसी भी वर्बल डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, जहाँ पे हम कुछ बोल रहे हैं वो हो सकता है, कोई भी हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है दूसरे प्रकार का लिखित में, है ना, तो वर्बल स्टेटमेंट हो सकता है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, कोई भी मैसेज हो सकता है, ये हमारा एंडोर्समेंट बोला जा सकता है। फिर डिपिक्शन of the name, signature, likeness or other identifiable personal characteristics of any individual, जहाँ पे किसी का, किसी कंपनी का, जो मान लीजिए कोई आपका मैन्युफैक्चरर है, कोई बंदा दूसरा है, उन्होंने अपना नाम लिखा, अपना सिग्नेचर दिया, या फिर कोई आइडेंटिफाइबल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, कोई सिग्नेचर, कोई आपका मान लीजिए लोगो, है ना, मैंने एक लोगो बना लिया कि हम इस प्रकार से मेरा एक लोगो रहेगा, तो भाई आपका जो लोगो है वो भी आपका एंडोर्समेंट के रूप में ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि उसके माध्यम से आप आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, तो वो भी हमारा एक प्रकार का एंडोर्समेंट है। फिर डिपिक्शन ऑफ नेम और सील ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स द कंज्यूमर टू बिलीव दैट इफ इट रिफ्लेक्ट्स द ओपिनियन, फाइंडिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन मेकिंग सच एंडोर्समेंट, है ना, कहीं पे क्या होता है ना कि हम देखते हैं, जैसे हमको एक शर्ट खरीदना है, शर्ट के ऊपर आपका लिखा हुआ है कि पीटर इंग्लैंड, है ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एंडोर्समेंट किया यहाँ पे कि भाई चलो ये पीटर इंग्लैंड का शर्ट है, और हम जब पीटर इंग्लैंड का शर्ट देखेंगे, अब गरीब आदमी है हम, तो मान लीजिए हमको लगेगा कि नहीं इसका क्वालिटी बहुत ख़राब नहीं होगा, अच्छा ही होगा, है ना, तो हमने क्या किया, उस एंडोर्समेंट के कारण, उनका उस सील के कारण, उनका उस आइडेंटिफाइबल पर्सनल कैरेक्टर्स के कारण, उन लोगों के कारण, है ना, उस मैसेज के कारण हमने उनके ऊपर भरोसा किया, तो ये हमारा होता है एंडोर्समेंट। तो यहाँ पे आपका एंडोर्समेंट को आपका डिफाइन किया गया। तो एंडोर्समेंट किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, आपसे सवाल एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तीनों पॉइंट का अलग अलग दे देगा और फिर बोलेगा ऑप्शन ए ओनली, ऑप्शन ए एंड बी ओनली, ऑप्शन ए बी सी ओनली, है ना, तो इस प्रकार से भी हमारा सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे छोटा मोटा और डेफिनेशन दिया गया, जैसे आपका, अच्छा आगे और बढ़ा जाए क्या यहीं पे रुका जाए, एक बार बताइए, हम लोग आगे बढ़े कि यहीं पे रुके? चलिए, यहाँ पे रवि ने बोला रुकने के लिए, बाकी लोग चलिए, तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं क्योंकि आपको ऑफिस जाना रहेगा, तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं, फिर अगला क्लास हम देखते हैं, हम लोग कल सुबह बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे। आज शाम को क्लास शायद नहीं ले पाएंगे, बट कल सुबह हम लोग बिल्कुल क्लास लेने का पूरा ये करेंगे, ठीक है, और अगर संभव होता है तो मैं प्रयास करता हूँ शाम को भी कंडक्ट करने के लिए, पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप सबको। बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग को अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ अभी।